एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, हिंदी की पेडागॉजी है, 15 नंबर की ही आती है और 15 नंबर का पैसेज आता है। पैसेज की प्रैक्टिस तो डेली मैं आपको कराती हूँ, चैनल पे आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छा खासा आप रिस्पॉन्स भी करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। इंग्लिश के भी पैसेज कराती हूँ, तो सारे क्लासेस होते हैं। तो जो लोग नए हैं तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज के जो 15 नंबर के क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और जिसने 15 में से 15 या फिर जिसके 14 भी आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही है, एक अच्छे लेवल पे है। तो आपको तो मोटिवेशन मिलेगा आज के इस टेस्ट सीरीज से कि आप जो है 15 नंबर 14 नंबर स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ से आपको हर तरीके की हेल्प मिलेगी, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, लिखा है कि विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है। अब ऐसे हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं। बहुभाषिकता मतलब कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे हर बच्चे की मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज सबका अलग अलग होता है, तो हमको बहुभाषिकता को क्या करना है, प्रमोट करना है। और जो बच्चा जिस भाषा में समझ सकता है, आपको उसी भाषा में बच्चों को सिखाना है। तो बस इसमें तो सिंपल है। देखते हैं, पहला, जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, क्या ये होगा बहुभाषिकता का मतलब। दूसरा, मातृभाषा का एक भाषा और माध्यम की भाषा के रूप में शिक्षण अधिगम, मतलब मातृभाषा का एक भाषा हो गया, मान लीजिए आपका मदर टंग, और माध्यम की भाषा जिसमें जो है हम सीखते हैं, उसके रूप में शिक्षण अधिगम, क्या ये होता है असली बहुभाषिकता का मतलब। और एनईपी में भी इसको बताया गया है, बहुभाषिकता को प्रमोट किया गया है। तीसरा देखिए, मातृभाषा, घर की भाषा का शिक्षण अधिगम, और फिर आगे जाकर अनेक भाषाओं से जुड़ते जाना। फोर्थ, 3 भाषाओं का शिक्षण अधिगम जिनमें शामिल है मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा। इस 4 वाले ने तो इस भाषा को यहीं तक लिमिट कर दिया है कि केवल इतनी ही भाषाएं होंगी, बाकी उर्दू आ गया, मराठी आ गया, जो भी है उसको इसने बाहर कर दिया है। सबसे बेस्ट क्या होता है, बहुभाषिकता का मतलब ये होता है, ऑप्शन नंबर 3, कि आपका मदर टंग हो या आपकी घर की भाषा का शिक्षण, घर की भाषा हो, उसका क्या होगा कि शिक्षण अधिगम, और फिर आगे जाकर आप क्या करोगे, ये जो दोनों है ना, आपका मदर टंग, आपका घर का, ये आगे जाकर जो है अनेक भाषाओं से क्या होगा, जुड़ते जाएगा। और यही होता है बहुभाषिकता का मतलब, कि अगर आपको कोई टारगेट लैंग्वेज सीखना है तो टीचर क्या करेगा, आपके मदर टंग को कनेक्ट करेगा, मदर टंग से ही सिखाएगा, इसके ही थ्रू। तो ये क्या होता है, आगे जाकर जुड़ते जाएगा। और ये देखिए कितना एकदम से घुमा के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन तो सिंपल है बट आंसर ही हमें घुमा देता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये है 137। चेन्नई में बोली जाने वाली तमिल और कोयम्बटूर में बोली जाने वाली तमिल को आप क्या कहेंगे। चेन्नई में देखो तमिल बोला जाता है और कोयम्बटूर में बोली जाने वाली तमिल, दोनों जगह क्या है, तमिल ही है, तो इसको क्या कहेंगे। देखिए, पहला, तमिल भाषा की क्षेत्रीय बोलियां इसको कहेंगे, क्योंकि आप जो है किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ का एक होता है लैंग्वेज कि तमिल, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये वहाँ का क्षेत्रीय तो लैंग्वेज होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, क्योंकि चेन्नई का भी तमिल है, कोयम्बटूर का भी तमिल है, तो इसका मतलब क्या है कि तमिल भाषा की क्षेत्रीय बोलियां हैं। दूसरा देखिए, लिख रहा है कि सामाजिक बोलियां तमिल भाषा की, बिल्कुल भी नहीं, सामाजिक थोड़ी ना होता है, रीजनल लैंग्वेज होता है, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तीसरा देखिए, कोयम्बटूर की तमिल और मलयालम का मिश्रण है, मिश्रण कुछ नहीं है। 4 देखिए, चेन्नई की तमिल तेलुगु और तमिल का मिश्रण है, ये भी नहीं है, ये लैंग्वेज है, सिंपल सी भाषा है वहाँ की, जो कि क्षेत्रीय बोलियां हैं, रीजनल लैंग्वेज है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। एंड 138, निम्न में से कौन सा उपागम और विधि के बारे में सही है। अब देखिए, उपागम और विधि के बारे में पूछा है और हिंदी में ऐसा है ए और बी। अब आपको बताना है कि इसमें से सही वाला कौन सा है। तो चलिए पहला देखते हैं। देखिए, आपको उपागम और विधि के बारे में पता होना चाहिए, और इस ऑप्शन से आज आपको पता चल जाएगा। पहला क्या लिखा है कि यह भाषा की प्रकृति और भाषा अधिगम के सिद्धांतों के बारे में है। मतलब ये जो उपागम और विधि है, ये क्या है, हमारा जो लैंग्वेज होता है उसका नेचर है एंड लर्निंग है, भाषा अधिगम के सिद्धांतों के बारे में है। बी, यह भाषा अधिगम के सिद्धांतों और धारणाओं के बारे में व्यवहारिक समझ से जुड़ा है, और दोनों की दोनों राइट है। ना पता हो तो इसको नोट कर लेना या फिर समझ लो। इतना याद रखो कि जो भाषा की जो नेचर होता है, जो भाषा अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं, उसी के बारे में है।
उपागम और विधि तभी तो होता है कि आपको कोई अगर लैंग्वेज पढ़ाना है तो आपको मेथड वगैरह पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं। बी देखिए, यह भाषा अधिगम के सिद्धांत, जो भाषा अधिगम की थ्योरीज वगैरह हैं, जो उनके धारणाएं हैं, उसको क्या करना है, व्यवहारिक समझ से जुड़ा हुआ है, तभी तो हम आसानी से सीख सकते हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 उपागम को परिभाषित करता है। ये क्या है, उपागम को परिभाषित करता है। और बी देखिए, ये विधि को परिभाषित करता है। तो यहाँ से आपकी उपागम और विधि की थ्योरी भी क्लियर हो गई कि उपागम क्या है और विधि क्या है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। जब भी उपागम की बात आए याद रखना भाषा की प्रकृति और भाषा अधिगम के सिद्धांत। अब ये है 139। निम्न में से कौन सी बॉटम अप श्रवण गतिविधियां हैं और कौन सी टॉप डाउन है। इसको मैंने एक बार डिटेल में आपको पढ़ाया था कि बॉटम अप क्या होता है और टॉप डाउन क्या होता है, और कई बार मैंने इसको समझाया है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आज हम इसे कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में पूछता है। यहाँ पर है सारांशीकरण, समूचे संदेश को सुनना और पहले से अर्जित ज्ञान का उपयोग करना, क्या ये है। दूसरा देखिए, श्रुत लेख, क्लोज श्रवण, बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग एंड चर्चाएं। तो इसका क्या होगा कि ये क्या है, टॉप, जो ए वाला है वो क्या है, टॉप डाउन है, और जो बी वाला है वो क्या है, बॉटम अप है। क्यों, क्योंकि सारांशीकरण है, मतलब कि आपने क्या किया, पहले समराइज किया, फिर संदेश, समूचे संदेश को, मतलब टॉप में क्या होता है कि आपको पहले बड़े से छोटे की ओर जाना होता है, टॉप टू अप्रोच में। और बॉटम में क्या है, श्रुत लेख है, क्लोज श्रवण है, बहुविकल्पी जो प्रश्न आते हैं उनको, और चर्चाएं, ये किस में आता है, बॉटम अप में आता है। तो ये इंग्लिश में जो है आपने देखा होगा कि वर्ड से स्टार्ट होता है, वर्ड, सेंटेंस, लास्ट में वो एक वर्ड होता है, फिर उसके बाद से उसका अर्थ निकलता है, मीनिंग, लास्ट में वो एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं, बट आज से आपको भी याद रखना है। मैं एक बार और लिख देती हूँ, ये क्या है, ये टॉप अप्रोच है, टॉप टू टॉप डाउन है ये, और ये क्या है, बॉटम अप है। और बस आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए कि सारांशीकरण से स्टार्ट होता है, समूचे संदेश को सुनना, पहले से अर्जित ज्ञान का उपयोग, एंड बी श्रुत लेख, क्लोज श्रवण, बहुविकल्पी प्रश्नों का उपयोग एंड चर्चाएं। तो बस ये किस में है वो देख लेते हैं, कौन से ऑप्शन में है। तो 139 का होगा 3, क्योंकि ए आपकी टॉप डाउन है एंड बी आपकी बॉटम अप है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन शायद हिंदी में पहली बार ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा पूछा है, और आज आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब ये हमारा 140, जो शब्द हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो है अगर आपने लिख दिया, ठीक है, और इसी को आपने बोल भी दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, अगर मान लो आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो प्रोड्यूस तो हो रहा है, आपके मुंह से निकला वो वर्ड, फिर किसी और ने सुना, तो क्या हो रहा है, उत्पाद शब्द संपदा है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ग्राह्यशील शब्द संपदा नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब आपने कोई चीज़ लिख दिया या फिर कोई चीज़ आपने बोल दिया, तो वो क्या किया, इसका मतलब आपने वो प्रोवाइड किया है किसी और को, उत्पाद प्रोड्यूस किया है। निष्क्रिय वर्ड गलत है कि ये निष्क्रिय होता है, और क्रिया शब्द भी नहीं, ये कोई एक्टिविटी नहीं होता है। सिंपल, ये दोनों बहुत बार पूछा हुआ है, इसको बोलेंगे कहीं पर भी लेखन वाचन अगर आए तो वो क्या होता है, उत्पाद शब्द संपदा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये हमारा 141, उन गतिविधियों को क्या कहेंगे, उन एक्टिविटीज़ को जिनके माध्यम से व्याकरण के नियमों को जीवन के वास्तविक संप्रेषण में प्रयुक्त करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आप क्लास में ऐसी एकदम डायरेक्ट ग्रामर आपको नहीं पढ़ाना है, ना आपको याद कराना है, उसको क्या करना है, जीवन के वास्तविक दैनिक जीवन में जो भी काम है, जो भी चीज़ें हों, जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके थ्रू आपको सिखाना है। तो वही चीज़ है कि व्याकरण के नियमों को जीवन के वास्तविक संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, उसमें हम प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें से पूछा, इन चारों में से कौन सा हम प्रयुक्त करते हैं वास्तविक संप्रेषण में। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो चलिए ये देखते हैं इसमें क्या पूछा है, पूछ लिया, हाँ। अब ऑप्शन में देखिए, पहला है व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। क्या ये होता है, मतलब आप जो है डेली लाइफ में अगर आपने व्याकरण के नियम को अपने जीवन के वास्तविक संप्रेषण में यूज किया है, तो वो क्या है, घोषणात्मक ज्ञान है। क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, आकृति से अर्थ की ओर, मतलब उसकी आकृति से आप क्या करेंगे, अर्थ की ओर।
इसलिए आप यूज़ करते हैं। तीसरा देखिए, संदर्भ में व्याकरण की गतिविधियाँ। और अगर आपने टैग वर्ड देखा होगा तो मैंने वहाँ पर नोट किया है कि कहीं पर भी अगर कॉन्टेक्स्ट में पूछता है ना कि संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा या फिर संदर्भ में किसी भी चीज़ की बात की जा रही हो तो वो पॉजिटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपका टैग वर्ड भी आराम से यूज हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कर रहे हो, व्याकरण का यूज कर रहे हो, व्याकरण की गतिविधियाँ। आकृति मूलक व्याकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए 142, एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित लेखन प्रदत्त कार्य देती है। प्रदत्त का मतलब असाइनमेंट। इसे किस प्रकार का लेखन कहेंगे? वो क्या कर रही है, लिखने वाला जो होता है ना, कॉलेज वगैरह में आप सभी को बहुत लेसन प्लान वगैरह बहुत कुछ लिखने को मिलता है, असाइनमेंट वही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको किस प्रकार का लेखन कहेंगे। 4-4 के समूह में, मतलब उसने ग्रुप बना दिया है, 4-4 के समूह में आपस में क्या करना है, चर्चा करो, मुख्य विचार बिंदु लिखो। आपके जो भी इसके मुख्य विचार हैं आपको उसको लिखना है और एक रूपरेखा तैयार कर दो। इसके बाद से क्या करना है, एक रूपरेखा तैयार करो। विषय के पक्ष तथा विपक्ष में, एक तो उसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है, और एक उसके विपक्ष में होना चाहिए। में 2-2 तर्क प्रस्तुत करने के लिए आपको क्या करना है, 2-2 तर्क भी लगाना है, 2-2 लॉजिक प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छे लेख का प्रारूप तैयार करो कि आप क्या करें, आप अपना 2-2 जो है लॉजिक इस पे बता सकें। तो विषय है विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा। अब ये क्या है, अब आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया कि ये क्या है, कि विषय क्या है। देखो विषय भी यहाँ पर दिया है, विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा। इस पर 4-4 समूह बना दिया, आपस में चर्चा करने को बोल दिया, इस पर मुख्य विचार बिंदु लिखने के लिए कहा है टीचर ने, एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है। उसके बाद से बोला कि इसके पक्ष में एंड इसके विपक्ष में आपको 2-2 तर्क भी प्रस्तुत करना है। उसके बाद से आपको एक अच्छे लेख का प्रारूप तैयार करना है और विषय भी उसने बता दिया कि आपको इसी विषय पर करना है। तो ये क्या है, वो टीचर जो है ये क्यों करा रही है और इसको क्या कहते हैं। तो देखिए वर्णनात्मक लेखन की डिस्कशन, उसको वर्णन करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर रीजन भी देखिए, तर्क भी बोला है, तुम्हें तर्क भी अपना प्रस्तुत करना है। व्यक्तिपरक इंडिविजुअल है नहीं, क्योंकि 4-4 का समूह पहले ही बोल दिया है, तो इंडिविजुअल कैसे हो गया। वृत्तांतात्मक लेखन, क्या ये है, ये भी नहीं है। कहीं पर भी अगर आ जाए ना कि तुमको अपना खुद का पक्ष विपक्ष भी बताना है, तर्क प्रस्तुत करना है, तो वो हमेशा क्या होता है, तर्क मूलक लेखन होता है। और टीचर इसी के थ्रू क्या करेगी, बच्चों के अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने ऐसा असाइनमेंट दिया है। समझ गए होंगे आप। ऑप्शन नंबर 2। 143 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। ये पूछ रहा है कि अध्ययन की जो अनुशंसा है वो किस रूप में करती है। क्या वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा आएगी, मतलब जो केवल 3 भाषाएं होती हैं, या फिर अधिगम के आरंभिक वर्षों के दौरान की भाषा, कि जो हम कोई चीज़ सीखते हैं उसी दौरान जो है जो भी भाषा हम सीखते हैं उसकी बात हो रही है, या फिर अतिरिक्त विकल्प कि इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर आधुनिक भारतीय भाषा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अतिरिक्त विकल्प की अनुशंसा करती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना है, ये NEP जो 2020 है शास्त्रीय भाषाओं के, याद रखिएगा, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। NEP अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो इस बार जरूर आएगा, पिछली बार भी आया था और इस बार भी आएगा। अब ये हमारा 144। एक पाठक, कोई पाठक होगा, मतलब कोई भी बच्चा हो, वो समाचार पत्र पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। वह एक दिन पहले खेले गए क्रिकेट मैच पर कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहती है। आप में से बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं, आपको इंटरेस्ट भी होगा, तो उससे पहले वो क्या कर रही है कि एक दिन पहले जो खेला गया है क्रिकेट मैच, उस पर कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहती है। अब ये देखिए, विशिष्ट वाला क्वेश्चन मैंने स्कीमिंग स्कैनिंग, इससे इतना क्वेश्चन पूछता है ना आपके एग्जाम में, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब में पूछता है, CDP हो, ये पेडागॉजी ही है। तो इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे, याद रखिएगा। जब भी आप कुछ पढ़ते हो और उसमें आपको कोई विशिष्ट जानकारी देखना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। क्यों, स्कैनिंग में आप बारीकी से पढ़ोगे, स्कैन करोगे, और जो उसकी विशिष्ट जानकारी होगी आप उसको बाहर निकाल लोगे, मतलब आप उसको फाइंड कर लोगे। तो स्कैनिंग क्या होता है, बारीकी से पढ़ना। और स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि आप इसलिए कर रहे हो स्कैनिंग क्योंकि आपको विशिष्ट स्पेसिफिक
इन्फॉर्मेशन निकालना है न्यूज़पेपर से या फिर अपने किसी भी टेक्स्ट से। समझ गए होंगे। और देखिए स्कीमिंग भी याद रखना, जो हम एकदम स्कीमिंग करते हैं ना, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, उसको बोलते हैं स्कीमिंग, और स्कैनिंग बारीकी से पढ़ना। तो इसका आपको पता चल गया होगा 144 का ऑप्शन नंबर 2। और स्कीमिंग ऐसे पूछता है, सॉरी स्कैनिंग की डायरेक्ट पूछ लेगा कि विशिष्ट जानकारी से देखना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो ऐसे भी याद रखना, उसको स्कैनिंग ही कहते हैं। अब ये हमारा 145, एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक लघु कथा, जो शॉर्ट स्टोरी नहीं होती है, उसको पढ़ने के लिए कहती है। वह कहानी में आई घटनाओं और मुख्य बिंदुओं की सूची बनाने के लिए कहती है कि इस कहानी को पढ़ो और इसमें जो भी घटनाएं आई हैं या फिर जो भी मुख्य बिंदु है इसकी सूची बना लो, इसका लिस्ट बना लो, इसको नोट कर लो। ऐसा वो क्यों कहेगी, इस गतिविधि को क्या कहेंगे, इसको कुछ तो कहेंगे, तभी तो उसने कहा है कि तुमको ऐसा करना है। तो इसको क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। पहला है कहानी का सार लिखना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने क्या कह दिया है कि तुमको कुछ घटनाएं और मुख्य बिंदु को लिखना है, तो सार नहीं होगा ये। दूसरा, कहानी का विवरण लिख दो, जो समरी नहीं होता है कि कोई स्टोरी पढ़ लो और फिर अपने भाषा में उसका समरी लिख दो, ये भी नहीं है। कहानी से नई पठन सामग्री तैयार करना, एंड दिस इज राइट। जब भी आप किसी भी बच्चे को बोलोगे ना कि मैंने जो चीज़ें तुम्हें कहानी बताई है उसको तुम अपनी भाषा में लिखो, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि बच्चा खुद से अपनी पठन सामग्री तैयार करे। पहले आपने कहा कि इसको पढ़ लो, फिर इसकी घटनाएं लिख दो, मुख्य बिंदु की सूची बनाओ, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, एक अब कहानी से एक नई पठन सामग्री तैयार करा रहे हो बच्चों के खुद के हाथों से। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये हमारा 146, सामग्री विकास के संदर्भ में सामग्रियों की शिक्षण शास्त्रीय समझ से क्या तात्पर्य है। सामग्री विकास के संदर्भ में बोल रहा है कि जो भी आप मेथड वगैरह जो भी हम भाषा शिक्षण में यूज करते हैं एज अ टीचिंग लर्निंग मेथड, बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसके संदर्भ में जो सामग्री है उसकी शिक्षण शास्त्रीय समझ से क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है। पहला देखिए, भाषा शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने वाली गतिविधियां और कार्य है कि सबको इकट्ठा करके आप क्या करो, एक्टिविटी कराओ, कार्य कराओ, या फिर अध्यापक को शिक्षण शास्त्र की समझ देने और क्रियान्वित करने के लिए सामग्री और शिक्षण शास्त्र के पारस्परिक संबंध की समझ देना, और यही राइट है। बाकी का नीचे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ये इसलिए राइट है क्योंकि यहाँ पर सामग्री विकास की बात किया था किसके, शिक्षण शास्त्री समझ से। तो एक अध्यापक है, उसको शिक्षण शास्त्र की समझ देने, मतलब जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन सी ऐसी टीचिंग लर्निंग मटीरियल चाहे जो भी मेथड यूज करूँ जिसे बच्चा समझे, और क्रियान्वित करने के लिए और उसको क्या करना, अप्लाई करवाने के लिए मेरे पास सामग्री भी होनी चाहिए, और शिक्षण शास्त्र के पारस्परिक संबंध की समझ देना। ये सारी चीजें अगर एक टीचर को पता होगा तभी तो वो क्लास में एक मीनिंगफुल लर्निंग करा सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब 147 देखते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी तक शायद आपने इतने अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है इस चैनल से जुड़े रहिए और हर दिन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करना है। अब ये देखिए 147, आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है। अब ये आदर्श स्थिति क्या होता है और आपको इसका क्वेश्चंस कैसे निकालना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लिखा है कि अधिगम उद्देश्यों से ये मेल खाते हों, या फिर अधिगम उद्देश्यों से मेल होना जरूरी नहीं है। तीसरा, शिक्षार्थियों को सभी तरह की विषय सामग्री पर अधिकार प्राप्त करने में मदद करते हैं। एंड 4, शिक्षार्थियों को भाषा की संरचना पर अधिकार प्राप्त करने में मदद करते हैं। याद रखना, जब भी अधिगम प्रतिफल की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं कि अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी लर्निंग करा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सिखा रहे हो। पूछा जाता है ना कि आप क्लास में पढ़ा क्यों रहे हो, क्या चीज़ें सिखाना चाहते हो। तो अधिगम प्रतिफल अगर आप करा रहे हो तो इसका मतलब वो अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हों। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये हमारा 148, कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को लगभग 1 माह के लिए अपना प्रिय टेलीविज़न शो या सीरियल देखने के लिए कहती है। अब 7 क्लास की टीचर है, वो बच्चों को कह रही है कि तुम क्या करो, अपना फेवरेट शो देख लो या फिर कोई सीरियल देख लो। कितना, 1 महीने के लिए।
बाद में उन्हें प्रत्येक भाग जो है एपिसोड का सारांश लिखने के लिए कहती है। मतलब जो भी एपिसोड है उसका सारांश लिखो। तो इस गतिविधि से इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब बच्चे क्या करेंगे कि अपनी खुद की भाषा में लिखेंगे, यही तो कहेंगे। तो ये एक तरह से क्या है कि तुम पहले देखो, उसके बाद से आप सब बच्चों को कहेगी अपने अपने भाषा में इसे लिख डालो। तो क्या ये असाइनमेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है किसी भी एपिसोड कोई एक टॉपिक पे लिखना होता है। यहाँ पर तो 1 महीने के लिए है, इसे नहीं कहेंगे। समूह कार्य है, ये भी नहीं है, इंडिविजुअल है ना, ये मीडिया का अध्ययन है। ये क्या है? एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना कार्य है। अब ये है 149। पठन बोध से क्या तात्पर्य है? बोध का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी समझ कितनी है, यही तो होती है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो आप कितना समझ रहे हो, उसी को कहते हैं पठन बोध। इसका क्या मतलब है कि अक्षरों और शब्दों को डिकोड करने की प्रक्रिया, कि कोई चीज़ लिखी हुई है आप उसको डिकोड कर सकें, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, निष्कर्ष निकालने के कौशल का प्रयोग करते हुए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, और यही सही है। अभी मैंने आपको बताया ना पठन बोध, कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उस बोध का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप उसका निष्कर्ष निकाल सकते हो, ऐसा आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। आप अर्थ निर्माण की प्रक्रिया भी बच्चों को करना सिखा सकते हो। तो यही होता है पठन बोध। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 150। देखिए 15 क्वेश्चंस करा दिए हैं, स्कोर जरूर बताइएगा। इसमें क्या है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि करवाती है, मतलब एक्टिविटी करवाती है। एक पठन सामग्री के छोटे से अंश के, मान लीजिए कोई पठनी की सामग्री है, उसका छोटा सा अंश होगा, उसके क्या किए? 2 खंड किए जाते हैं, या हर दूसरा वाक्य जो है 2 विद्यार्थियों के जोड़ों को दिया जाता है। मतलब हर जो दूसरा वाक्य है ये किसको दिया जाएगा? जो भी 2 विद्यार्थी होंगे उनके जोड़े को दिया जाएगा, जो ग्रुप में होंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी दूसरे को वाक्य बताती है। हर शिक्षार्थी क्या करेगा? वो दूसरे को क्या करेगा? वाक्य बताती हैं, और वे सब मिलकर पूरी पठन सामग्री को सही करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अगर आप इसको समझे हों तो मान लीजिए कि आप टीचर हो, ठीक है, अपनी क्लास में, और आप गए अपने क्लास में, वहाँ पर आपने पढ़ने की सामग्री दे दी, फिर उसके छोटे से अंश का, जो उसका छोटा सा अंश है ना, उसका आपने 2 खंड कर दिया, या फिर ये कर दो, आप 2 खंड कर दो, या फिर मान लीजिए 2 वाक्य हैं, इसका हर जो दूसरा वाक्य है आप क्या करो, 2 विद्यार्थी जो पेयर में बने हैं, ग्रुप्स आपने बनाए हैं, आप उनको दे दीजिए। फिर क्या करो कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है, प्रत्येक बच्चा जो है वो दूसरे को वाक्य बताएंगे। इसमें से क्या करेंगे? दूसरे लोगों को वाक्य बताएंगे। फिर जो सब बच्चे होंगे ना, वो सब मिलकर क्या करेंगे? पूरी पठन सामग्री को सही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसके 2 खंड कर दिए हैं ना, यहीं पर देखिए आपने इसके 2 खंड किए हैं अंश का, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं। अब सारे बच्चे क्या करेंगे? इसको मिलकर सही करेंगे, बस यही है। अलग किया था, अब इसको सही करना है। तो ऐसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। क्या होता है? क्योंकि सारी एक चीज़ें से जुड़ी हुई हैं, पहले आपने इसको अलग कर दिया, फिर सारे बच्चे इसको एक इकट्ठा कर देंगे, सही कर देंगे, इसको बोलते हैं पारस्परिक श्रुतलेख। वाक्यों पर श्रुतलेख नहीं, ना ही व्याकरण अनुवाद है, ना ही प्रतिलेखन है। ये है ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक श्रुतलेख। और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आज की जो 15 क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज आप इसमें फंस जाएंगे और आप शायद गलत भी टिक करके आ जाएं। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट को क्लियर करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।